सबसे बड़ा मसला ये कि हुकूमती पार्टियां, पीपल्स पार्टी और नून लीग खास तौर पर यह तुली भी है कि इन्होंने अपना जो कंट्रोल का सिस्टम जो है जुडिशरी का, वो उस पर करना ही करना है, चाहे जो कुछ भी करना पड़े। मगर ये अदालत भी जो है वो एक ये डिफरेंट अदालत है और थोड़ी सी वाइब्स आ रही, मगर ये नहीं पता कि अदालत भी किस हद तक जो है इसको बर्दाश्त करेगी, रिएक्ट करेगी, न्यूट्रल रहेगी, इतदाल पसंद रहेगी। क्या कहेंगे? देखिए आमिर, ये तो बहुत साफ बात है कि जो पूरी इस अरसे में, चाहे वो 26th अमेंडमेंट हो, और जैसे इस बात का चर्चा है कि वो 27वीं अमेंडमेंट ला रहे हैं, और फिर एक बात तो है कि एक कोई और लीगल एक लॉ भी लेके आ रहे हैं जिसमें जजेस की तादाद बढ़ाने की बात की जा रही है। इसका सारा मकसद जो इस वक्त पूरा महवर जो है कि किसी तरह से जुडिशरी को कंट्रोल किया जाए, और उसमें जो है ताकि ऐसे फैसले करवाए जाएं जो कि हुकूमत को फायदा पहुंचे। न सिर्फ हुकूमत को, बल्कि अगर आप देखें कि ये बहुत ही, यानी हुकूमत ये काम नहीं कर सकती थी अगर उनको की हिमायत हासिल नहीं होती। अब देखना यह है कि ठीक है, उन्होंने 26वीं अमेंडमेंट तो कर ली है किसी ना किसी सूरत में, और हम सब जानते हैं कि कैसे की है। उसमें खास तौर पे जो अगर देखा जाए तो जिस तरह से दो सेनेटर्स को लिया गया मेंगल, पीएनएम मेंगल ग्रुप के, और उसके साथ साथ जो है पीटीआई के जो लोगों को तोड़ा गया है। तो अब मसला ये है कि एक अगर एक बुलडोज तो कर दी है, लेकिन देखें मसला ये आता है कि इस वक्त क्या ये पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं अदलिया को? मेरा ख्याल ये है कि पूरी तरह कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दूसरी दो वजूहत है। एक तो ये था कि खुद एक अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ी चीज आती है कि क्या वो अपनी तमाम ऑटोनमी और इंडिपेंडेंस और जो एक इस आइन का एक बुनियाद है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, एक बैलेंस को क्या वो खत्म कर देगी? ये मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा होगा। और अभी भी देखें, ये तो नहीं, शायद मुझे नहीं लगता है कि शायद इसको पूरी 26th अमेंडमेंट को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन एक जरूर बात है कि इसके बावजूद भी इस दायरेकार में भी रह के मेरा ख्याल ये है कि ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो कि हुकूमत को जो जो चाहती है, जो मकसद हासिल करना चाहती है, वो शायद नहीं हो पाएगा। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये कि आप देखते हैं कि उनका असल मकसद ये था कि जुडिशियल सॉरी आईनी क्लास कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बनाई गई थी, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक अलग से जो वो अदालत बनने वाली थी, लेकिन वो तो नहीं बनी है। लेकिन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी अगर आप देखें तो कोशिश उनकी यही होगी कि कोई ऐसा जो है जजेस को चुना जाए जो कि उनकी जो है तायीद कर सके। अब मसला ये आता था कि देख, उनको यही लगा था कि इसके बावजूद भी कि 26 अमेंडमेंट में ये शायद उनको पूरी तरह आईनी बेंच को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसकी पहला इशारा जो मिला था जस्टिस आफरीदी की तरफ से जब से वो बने हैं, दो चीज थी। एक तो ये था कि उन्होंने जस्टिस मसूद हुसैन शाह और मुनीब अख्तर, जस्टिस मुनीब अख्तर को उन्होंने जो है वो जिसको कहते हैं प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, उसका मेंबर बनाया, जो कि यकीन तौर पे हुकूमत के लिए पसंदीदा चीज़ नहीं थी। और उसके अलावा भी अगर आप देखें, दूसरा जो इनकी डिसीजन थी वो ये थी कि जो जुडिशियल कमीशन जो जिसका मकसद ये होगा कि वो इसके आईनी बेंच के जजेस का भी सिलेक्ट करे, और आइंदा चल के जो जजेस की अपॉइंटमेंट हो उसका भी करे। तो उसमें फिर उन्होंने दोनों जजेस को, सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनको भी डाला है। तो अब मसला ये आता है कि वो इतना आसान नहीं होगा। उसकी इशारा आपको खुद भी अंदाजा हो चुका होगा कि जो सनाउल्लाह साहब का जो बयान था टीवी में, जो इंटरव्यूज थे पिछले दिनों, उसमें साफ उसकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर होती थी, जिसमें उन्होंने कहा ना चीफ जस्टिस को आईनी अदालत का हेड होना चाहिए और ना ही मंसूर अली शाह और मुनीर अख्तर में से किसी को होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी आईनी अदालत बनने जा रही है जिसमें हुकूमत जो चाहे वो कर सकती है। देख, अब उसका एक और तोड़ उन्होंने निकालने की कोशिश की है, वो ये थी कि 6 जजेस को और शामिल करने की बात है। 6 जजेस को लाने की, अब असल में मसला सारा गेम अब इसी पे आया है कि वो 6 जजेस कौन होंगे। एक तो ये बात हुई कि मतलब कि हुकूमत की अभी कोशिश ये जरूर होगी कि ऐसे जजेस को सामने लाया जाए या बनाया जाए जो कि जो है हुकूमत की तायीद कर सके, और मेरे ख्याल इनको मिलना मुश्किल होगा। लेकिन अब आगे चल के देखते हैं कि असल जो है एक जो टसल होगी, जो स्ट्रगल होगी, वो खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ही होगी। अब वो आप मतलब ये कि पीटीआई ने भी अब ऐलान किया है कि उसमें शमूलियत अख्तियार करेगी, तो यही हो गए। फिर उसके बाद 2 जजेस भी होंगे सीनियर मोस्ट, जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं वो भी जुडिशियल कमीशन के मेंबर होंगे।
तो अब देखना ये है कि ये खुद किस तरह से इसको काबू करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि एक अगर मैं इस नुक्ता नज़र से भी देखूं कि हुकूमत जो करना चाह रही है उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो ये है कि एक ऐसा कार्रवाई करने जा रही है या की है उन्होंने जिससे जो है खुद आइन की जो बुनियाद उन्होंने हिला के रख दी है, और आगे चल के जो जमहूरी अमल है उसको सबसे ज्यादा नुकसान इनको है। और खुद आगे चल के भी अभी शायद इनको रियलाइज नहीं हो रहा है कि इसका नुकसान खुद इन सियासी पार्टियों को भी होगा, जैसे कि हमने माजी में भी देखा था। आपने जो अभी कहा कि इस बात का भी इम्कान हो सकता है या है कि पूरी तरमीम को शायद ना उड़ाएं, मगर उसकी कुछ चीज़ें जो कि बुनियादी ढांचे के हवाले से, बुनियादी हकूक़ के हवाले से हैं, उन चीज़ों के अंदर वो कोई दरमियानी रास्ता निकालें। जिस तरह की 19वीं तरमीम में भी ये कहा गया था उनको कि आप यूँ कर लें, तो वो फिर वो भी खैर बहरहाल आईनी तरमीम के ज़रिए ही हो पाएगा। तो वो एक, मगर गवर्नमेंट का मूड नहीं लगता कि उनको लगता है कि उनकी सियासी बका और सर्वाइवल और 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसको अगर उन्होंने बरकरार सारे मामलात को रखना है, तो जिस तरह स्पीकर साहब की उसमें से आया कि जनाब हम अमल दरामद भी नहीं करें मखसूस नशिस्तों पे, और अभी तक वो अड़े हुए हैं, तो वो ये दरमियानी रास्ता भी अगर अदालत लेती है, सुप्रीम कोर्ट को इतदाल पसंदी भी दिखाती है, तो वहाँ से उनको इतदाल पसंदी दरमियानी रास्ता नहीं चाहिए, उनको अपनी मर्जी की अदालत चाहिए है। मसला ये है जाहिद। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखें, अगर मंसूर अली शाह को जो अगर बनने देते, फर्ज कीजिए, तो वो कहाँ पे उनका, हम खुद देख चुके हैं कि वो एक इतदाल पसंद जज है, ना ही जो है उनकी कोई पॉपुलिज्म रही है, और जो अब तक उनके फैसले रहे हैं अगर उनको देखा जाए तो एक लिहाज से उसमें कोई हमें उसको नुमाया बायस नजर नहीं आता है। अब इनको सबसे बड़ी शिकायत उनके साथ ये थी कि जो फैसला था 8 जजेस का, जिसके सरबराही जो है जैसे मंसूर अली शाह कर रहे थे, जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स की बात, रिजर्व सीट की बात की थी, तो अगर देखा जाए तो सिर्फ टेक्निकल वो मामला नहीं था, जो अगर जजमेंट कोई भी पढ़ ले तो उसमें से साफ नजर आता है कि जो उन्होंने उन बुनियाद की तरफ इशारा किया है जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है कि आपने एक सियासी पार्टी को उसकी रिजर्व सीट से महरूम करने की कोशिश की। अब एक सबसे बड़ा जो टेस्ट आएगा इस सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये होगा कि देखिए नेक्स्ट चीज आती है कि काजी ईसा साहब ने तो जाते जाते कह दिया, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख या दुनिया की तारीख में, शायद कोई ऐसी बात नहीं हो सकती है कि जो है चीफ जस्टिस का है कि जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसको बाइंडिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये बात अब जो है देखना यही आता है कि जो जैसी जो है कार्रवाई शुरू होती है आईनी बेंच की या उससे पहले जो है ये एक बहुत सारा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होने वाला है। मतलब फर्ज कीजिए कि ये जो 8 जजेस का फैसला है, अब तो सिर्फ काजी ईसा कहने पे नॉन बाइंडिंग तो नहीं हो सकता है ना। अगर उसके ऊपर बहुत सारे पिटीशन भी हैं, तो पिटीशन अगर सुननी भी है तो किसको सुननी होगी? एक तो जो आइन के तहत जाहिद फैसल सिद्दीकी साहब कल यहाँ पे बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा इसमें कोई भाम नहीं है, क्योंकि ये आइनी मसला ही नहीं है, ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है जो कि मौजूदा ही बेंच सुनेगा। इसके अंदर कोई बिल्कुल भी कोई बहाम नहीं है। तो इसलिए ये इलेक्शन कमिश्नर साहब को या इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत के ज़ुमरे में यही अदालत सुनेगी। उसने कहा इसके ऊपर ये सवाल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब बात यह है कि चाहे आप कितना भी डिस्टॉर्ट करें आइन को, लेकिन बात बुनियादें तो चीजें रह जाती हैं। अब ये सबसे बड़ा सवाल इसी पे आएगा, नेक्स्ट जो टेस्ट होगा इस सामने कोर्ट के सामने, कि क्या वो भी जो है वो ये कहेगी कि जो फैसला है 8 जजेस का, मेजॉरिटी जजेस का, उसको हुकूमत ना तस्लीम। ये तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने आपको खत्म करने के मुतरादिफ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोर्ट का फैसले जो होंगे वो नॉन बाइंडिंग होंगे। आज इसके मुतालिक कहा गया है कि इस फैसले नॉन बाइंडिंग है, कल किसी और पे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सबसे बुनियादी चीज जो बन के आएगी नेक्स्ट जो चंद हफ्तों में हम देखेंगे वो यही केस होगा।